नमस्कार, बीटीवी विशेष परिचर्चा में हम सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं। मैं हूं माधुरी कटरे ब्रह्म और आज की विशेष परिचर्चा का हमारा विषय है कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति और शासन प्रशासन की भूमिका। दर्शकों, हम देख रहे हैं कि कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर ने भारत के हर कोने में अपना कहर बरपाया है। ऐसे में शासन प्रशासन और कई स्वयंसेवी संस्थाएं आगे आई हैं और इन्होंने संसाधन साधन जुटाने की भरसक कोशिश की है, लेकिन फिर भी आम जनता आज परेशान है। आज विशेष परिचर्चा में हमने आम जनमानस से प्रश्न आमंत्रित किए हैं और इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं राज्य मंत्री मध्य प्रदेश शासन रामकिशोर कावरे जी और बालाघाट कलेक्टर दीपक आर्य जी। आप दोनों ही अतिथियों का हम स्वागत करते हैं और इस परिचर्चा की शुरुआत एक बहुत ही अहम मुद्दे से करते हैं और ये हमारे पत्रकार साथी ने प्रश्न पूछा है। सुनील कोरे जी ये कहते हैं कि जिस तरह से गोंदिया में ऑक्सीजन का प्लांट खुल चुका है, वैसे ही ऑक्सीजन का प्लांट बालाघाट में कब तक खुल पाएगा? और बार बार ऑक्सीजन की कमी की बात पेशेंट्स द्वारा की जाती है, लेकिन शासन प्रशासन हमेशा यही कहता है कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, और यदि ऐसा है तो फिर मरीज मर क्यों रहे हैं? मृत्यु का क्या कारण हो सकता है? मैं सबसे पहले बीटीवी को बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने एक ऐसे मंच तैयार किए हैं। एक ऐसे मंच के माध्यम से हम अपने ज़िले के समस्त जनता को अपनी बात भी बता सके और सरकार के द्वारा और प्रशासन के द्वारा जिस प्रकार की योजना बनी है, जिस प्रकार से काम चल रहा है, वो सार्वजनिक भी होना चाहिए। हम सब लोग इस बात से कहीं ना कहीं सहमत हैं और कहीं ना कहीं इस बात से हम आप सबसे अपेक्षा भी करते हैं कि इस विश्वव्यापी जो महामारी है, इस विश्वव्यापी महामारी में जो आवश्यकता है, अचानक से आवश्यकता की पूर्ति करना कहीं ना कहीं चैलेंज है, लेकिन हम दृढ़ संकल्प के साथ में उस सब आवश्यकता की पूर्ति करेंगे। जहाँ तक के प्रश्न है कि बालाघाट जिले में ऑक्सीजन का जो प्लांट है, मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से हमारे को प्लांट की स्वीकृति हो चुकी है। बहुत जल्दी हम बालाघाट जिले में जिला चिकित्सालय अस्पताल में वह प्लांट चालू करवा देंगे। अभी इस कर्फ्यू के दौरान चूँकि काम बहुत जल्दी भी करना है और जल्दी में बहुत सारे पार्ट्स के लाने की आवश्यकता है हमारे पास में, वो बहुत जल्दी हमारे पास में उपलब्ध भी होगी और हम ऑक्सीजन यहाँ पर उपलब्ध भी कराएंगे। जहाँ तक के बात आ रही है कि लोगों की डेथ, आज हम सब लोग इस बात से कहीं ना कहीं चिंतित है कि लोगों का मनोबल टूटा हुआ है, लोगों का आत्मविश्वास कहीं ना कहीं टूटा हुआ है। हम पिछले सत्र में जब देखे कि कोरोना का प्रभाव आया, लोगों का आत्मबल बढ़ा हुआ था और लोगों ने इस आत्मबल के कारण भी अपने आप को सुरक्षित रखा और कहीं ना कहीं सारी चीज की उन्होंने चिंता की थी। लेकिन अचानक से इस बार जो कोरोना का प्रभाव 12 अप्रैल के बाद में जो बढ़ा, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हम सब लोगों के लिए भी चिंता थी, लेकिन फिर भी हमने बालाघाट जिला चिकित्सालय में सारी की सारी व्यवस्थाएं करने का काम किया। हमने समय समय पर जितना हो सकता था ऑक्सीजन की व्यवस्था, ऑक्सीजन की पूर्ति हमने किया। हमने बेड बढ़ाने की व्यवस्था किया। हमारे पास में जहाँ तक 200 बेड की व्यवस्था थी, 250 बेड की व्यवस्था थी, और अचानक से जब संक्रमित होकर ज़्यादा लोग आए तो हमने उस बेड की कैपेसिटी को भी बढ़ाया। हमने अनेक तहसीलों में, हम सिविल अस्पतालों में भी बेड, आज हम लांजी की बात करते हैं, जो लांजी का प्रभाव हमारे जिले में आता था, वहाँ 50 बेड हमने बढ़ाया। आज वहाँ से जो दबाव है हमारे पास में निश्चित रूप से कम आ रहा है। हमारे बलियर में हमने 50 बेड की व्यवस्था किया है, परसवाड़ा में 50 बेड की व्यवस्था किया है और बहुत जल्दी हमारे प्राइवेट सेक्टर के डॉक्टर भी हमारे सामने आकर सहयोग कर रहे हैं। मैं उनको भी थैंक्स कहना चाहता हूं कि इस विपरीत परिस्थिति में वो सामने आए। आरोग्य हमारे अस्पताल वाले हम 50 बेड वो तैयार किए हुए हैं। हमारे गणपति वाले ने 10 बेड की व्यवस्था की है। अभी और भी प्राइवेट सेक्टर के हमारे चिकित्सक आ रहे हैं और अपने अपने सेवाएं देना चाहते हैं, जो अपने अस्पताल में भी, क्लिनिक में भी व्यवस्था दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से 1-2 दिन बाद व्यवस्था में और सुधार जितना हो सकता है वो करेंगे। अभी हमारा और गुंगलई में हम 200 बेडेड ऑक्सीजन रहित व्यवस्था कर रहे हैं, जिसमें निश्चित रूप से जो दबाव हमारे ऊपर में था वो दबाव भी कम होगा और कहीं ना कहीं हम बालाघाट जिले के
उन सभी लोगों को एक बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सुविधा दे पाएंगे, ऐसी हम सब लोगों की इच्छा भी है, हम सब लोग कर भी रहे हैं। और मैंने तो सभी जनप्रतिनिधि, चाहे वो कांग्रेस के हो, चाहे वो भाजपा के हो, चाहे वो अन्य दल के हो, सभी धर्मगुरु से भी मैंने अपील किया, सभी प्राइवेट चिकित्सकों से भी मैंने अपील किया कि आप सामने आइए और इस महामारी में हम सब लोग अगर मिलकर काम करेंगे तो निश्चित रूप से बालाघाट जिले को एक अच्छा स्वास्थ्य सुविधा दे पाएंगे, हम इस कोरोना को हराएंगे। जी, और बहुत पॉजिटिविटी के साथ रामकिशोर कावरे जी आपने अपनी बात रखी, लेकिन कलेक्टर महोदय से भी मैं ये जानना चाहूंगी, आप सतत रूप से जिला चिकित्सालय पर निगरानी बनाए रखे हुए हैं, ऐसे में सीटी स्कैन एक बड़ी समस्या है, तो ये सुविधा बालाघाट वासियों को जिला चिकित्सालय में कब तक मिल सकती है? धन्यवाद बीटीवी, आपने ये अवसर दिया लोगों के जो सवाल उठ रहे हैं उनका जवाब देने का। तो जैसा आपने मैडम सीटी स्कैन का बात किया, तो सीटी स्कैन हमारा टेंडर पूरा हो चुका है। कल उनका पीसीपी डीटीएफ के अंदर एक एनओसी उनको भेजनी होती है, वो भेज दी गई है। और जहाँ तक मेरा अनुमान है कि अभी लगभग 15 दिन में सीटी मशीन आ जाएगी और सीटी मशीन फंक्शनल हो भी जाएगी। दूसरा मैं थोड़ा सा और ऐड करना चाहूँगा, जैसा कि सुनील कोरे जी का जो प्रश्न आपने पूछा था, माननीय मंत्री जी ने जवाब उस पर दिया। उसमें जो गोंदिया का प्लांट है और जो अन्य जगह प्लांट है, वो प्लांट नए स्थापित नहीं किए गए हैं। तो पहले इंडस्ट्रियल प्लांट थे जो उद्योगों के लिए ऑक्सीजन सप्लाई करते थे, उन प्लांट को कन्वर्ट करके उनको मेडिकल सप्लाई में दे दिया गया है। बालाघाट जिले में समस्या ये थी कि बालाघाट जिले में कोई ऐसा प्लांट नहीं था, इस कारण से हम लोग अभी तक कन्वर्ट नहीं कर पाए हैं। और अभी जो स्टेट से जो हमारे जो प्लांट स्वीकृत हुए हैं, वो प्लांट हमारे एक प्लांट पहले स्वीकृत हुआ था। आज अभी जस्ट सुबह ही मेरी चर्चा हुई है, 3 प्लांट्स और हमको मिल गए हैं छोटे छोटे, जो कि 100 बेड की क्षमता को पूर्ण करेंगे। तो ये अभी तक का इंप्रूवमेंट है। हाँ, बात ये सही है कि अगले 10 से 15 दिन इन सब स्थापना में इन दोनों तीनों चीजों को लगेंगे जी। और आज भी जो कोरोना पेशेंट्स हैं, उनके परिजन हैं, वो भटकने पर मजबूर हैं। इलाज के लिए जब कोई कोरोना पेशेंट के परिजन जिला चिकित्सालय तक पहुंचते हैं, तो उनके लिए क्या अलग से कोई हेल्प डेस्क या रजिस्ट्रेशन के लिए कोई एक ऐसी व्यवस्था प्रशासन द्वारा की गई है? क्योंकि उन्हें ये नहीं पता होता कि हमें किस फैकल्टी में जाना है, कहाँ आकस्मिक चिकित्सा में जाना है, या कोविड केयर में जाना है, या आइसोलेशन में जाना है, उन्हें इस बात की जानकारी नहीं होती है। पहला प्रश्न। और दूसरा मेरा प्रश्न ये है कि जिस ड्यूटी डॉक्टर होता है उस वक्त, ड्यूटी डॉक्टर हो या स्टाफ हो, इनकी एक लिस्ट जो है वो डिस्प्ले होनी चाहिए, ताकि परिजन को पता रहे कि इस वक्त कौन सा डॉक्टर ड्यूटी पर होगा। मैडम, ये जो आपने बोला कि जो कॉन्टेक्ट पॉइंट, सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो हम लोगों ने बनाया, एक ट्राइड सेंटर बनाया हुआ है, जो कि कैजुअलिटी की जिस जगह पर पहले रजिस्ट्रेशन होता था उस जगह पर 3 डॉक्टर्स लगातार बैठते हैं और वो करते हैं। लेकिन होता ये है कि पेशेंट को मैं उनके परिजन का के साथ में होता है कि वो कई बार इतने आवेश में होते हैं और हो भी जाता है कि जब अपना खुद का मरीज यदि समस्या से जूझ रहा होता है, तो आदमी उस समय चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पाता है, तो वो जाकर के सीधे हॉस्पिटल में एडमिट होने का प्रयास करते हैं। वैसे थोड़ा सा संयम यदि रखेंगे तो आप देखेंगे वहाँ डॉक्टर बैठे हुए, डॉक्टर आपको रेफर करेंगे और उसके बाद ही आप जाएंगे। दूसरा बात ये रहा कि लिस्ट लगाने का बाद, तो लिस्ट हम लोगों के पास रहती है, हम लोग इसलिए डिस्प्ले नहीं कर पाएंगे क्योंकि यदि हम लोग लिस्ट डिस्प्ले करेंगे तो सभी लोग उनको फ़ोन करेंगे, और आप ये समझिए कि जब भी वो सारे दिन जब वो फ़ोन में लगे रहेंगे तो उनको काम करना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन सर, ये भी देखा जा रहा है कि वहाँ पर जो ड्यूटी डॉक्टर है वो ड्यूटी पर उपस्थित नहीं होते हैं। बार बार ये आरोप लगते आ रहे हैं कि स्टाफ नर्स या वार्ड बॉय अपनी सेवाएं देने के एवज में परिजनों से पैसे मांगते हैं। माननीय मंत्री जी हमारे साथ उपस्थित हैं, तो ऐसी स्थिति में उन कर्मचारियों पर किस तरह की कार्यवाही होगी और ये आखिर सिलसिला कब रुकेगा? देखिए, आपने कल या परसों मेरे एक वीडियो देखे होंगे। मैंने सभी जो चिकित्सक जहाँ पर पदस्थ हैं, एक सामान्य नागरिक के रूप में मैंने बात किया, और जो जहाँ पर डॉक्टर की ड्यूटी लगी है उनसे मैंने बात किया। सारे के सारे डॉक्टर जहाँ जिस जगह में उनकी ड्यूटी लगी है वो उपस्थित पाए गए और संयमता से उन्होंने बात भी किया। देखिए, इस समय परिस्थिति ऐसी है कि डॉक्टर को इलाज भी देखना है, डॉक्टर को सारी चीज़ों का तो दबाव है, तो कहीं ना कहीं हम इस बात को समझने की आवश्यकता है और समझने की हम सब लोगों को समझना है कि जिस प्रकार से हम सब लोगों को एक मानवीयता के आधार पर हमें संयमता से उनसे बात भी करना चाहिए। लेकिन जहाँ तक की बात आई कि कोई व्यक्ति वहाँ पैसा ले रहा है, इस प्रकार से अगर कोई ध्यान में आता है तो निश्चित रूप से हम कार्रवाई करेंगे। और अभी हमारे ध्यान में कोई ऐसा विषय नहीं आया, लेकिन कई बार ये होता है कि अचानक से प्रभाव बढ़ रहा है, लोग वहाँ जा रहे हैं
तो कई बार ये होता है कि डॉक्टर 3 डॉक्टर हैं और पेशेंट आ गए 10, तो कई बार ये होता है कि पहले मेरा होना चाहिए। और ये जो महामारी है उसमें कहीं ना कहीं हम सब लोगों को दूरियां बनाने के लिए 2 गज की दूरियां बनाने की आवश्यकता है, लेकिन जब किसी परिवार पे ये बीतती है तो उसका परिवार का व्यक्ति भी साथ में आता है, तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की परिस्थिति वहां पर बनती है। लेकिन निश्चित रूप से आपने जो चीज हमारे ध्यान में लाए हैं और भी इस पर हम ध्यान देंगे और क्या अच्छा हो सकता है वो सारा चीज करने की कोशिश करेंगे। आपके द्वारा ये कहा गया कि आपने जो है बेड बढ़ा दिए हैं और अलग अलग कोविड सेंटर भी खोले जा रहे हैं। हमारे मुन्ना स्टेडियम के भी एक खेल परिसर में आपने 80 बेड का एक कोविड सेंटर खोल दिया, लेकिन वहां से भी बार बार ये शिकायत आ रही है। माननीय कलेक्टर महोदय से मैं जानना चाहूंगी कि वहां पे मरीजों को देखने के लिए ऑब्जर्वेशन के लिए स्टाफ नहीं है, तो बेड बढ़ा देने से क्या होगा यदि उनका ऑब्जर्वेशन नहीं हो? मैडम, ये बोलना आसान है कि स्टाफ नहीं है, लेकिन यदि आप देखेंगे कि उसमें कैमरा लगाए हुए हम लोग स्वयं ड्यूटी उसकी चेक करते हैं। ये देखिए, बाकी बीमारियों में और कोविड में डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि जब डॉक्टर अंदर जाता है तो पीपी किट पहन के जाता है। पीपी किट पहनना 4 घंटे पीपी किट पहनना डॉक्टर के लिए भी थोड़ा मुश्किल होता है, तो एक बार राउंड लेने के बाद डॉक्टर कई बार नहीं जाता है। मरीजों की दिक्कत ये होती है, मरीज जरा सा पेशेंट अनस्टेबल होता है और उनका वाजिब भी है कि वो कोशिश करें डॉक्टर को बुलाना, तब एक बार विवाद का मुद्दा होता है। लेकिन डेली राउंड्स डॉक्टर्स के हो रहे हैं, डॉक्टर जा रहे हैं, वार्ड बॉय हमारे जा रहे हैं, ये सारी चीजें हो रही हैं। और जिसके खिलाफ यदि ये बिल्कुल सही बात है कि लापरवाही हो रही थी, जिसमें लापरवाही जहां जहां पाई गई वहां पर कार्रवाई भी की गई हैं और बड़ी सख्त कार्रवाई की गई है। और यदि ऐसा पाया जाता है, अगर कोई भी लापरवाही पाई जाए तो उस पर कार्रवाई निरंतर चलती रहेगी। जी, और हमारे दर्शक हैं, पत्रकार साथी भी हैं ऋषभ बनकर, ये सवाल पूछते हैं कि सभी मेडिकल स्टोर्स वाले भाप मशीन, ऑक्सीमीटर, आवश्यक दवाएं जो है रेमडेसिविर जैसी दवाइयां हैं, इन्हें अधिक कीमत पर बेच रहे हैं। बूढ़ी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी रहती है, वार्ड बॉय ऑक्सीजन का सिलेंडर लगाने के भी पैसे मांगते हैं, ऐसी शिकायत है ना। और बूढ़ी में ऑक्सीजन सिलेंडर चोरी हो रहे हैं, इस पर सीएचएमओ और सिविल सर्जन कब जवाब देंगे और प्रशासन शासन की क्या आगे की इन पे कार्यवाही होगी? देखिए, बूढ़ी अस्पताल में अगर सिलेंडर चोरी हो रहे हैं तो ये जानकारी भी हमारे द्वारा निकाली गई। जब हमने कल ऑडिट करवाया, मैंने जब अपने सहायक कलेक्टर को भेजा कि आप जाकर एक बार जांच करें कि कितने सिलेंडर्स हैं, तो उसमें ये निकल के आया कि 20 सिलेंडर्स गायब पाए गए। और 20 सिलेंडर के जैसे ही जानकारी मिली तो तहसीलदार और टीआई को हम लोगों ने निर्देशित किया, तो टीआई साहब ने एक को पकड़ भी लिया है और उसमें जाँच चल रही है। सारे सिलेंडर्स जो है वो वापस लिए जाएंगे और उनके खिलाफ राजस्व कार्रवाई भी की जाएगी। रही बात मेडिकल स्टोर्स की, तो मेडिकल स्टोर्स के संबंध में अभी तक तो हम लोगों के पास ये शिकायतें आ रही हैं, लेकिन जब भी जांच करेगी तो गलत नहीं भी है। शिकायतें मतलब क्या बोलते प्रमाणीकरण शिकायतों का नहीं हुआ, लेकिन यदि किसी स्पेसिफिक मेडिकल स्टोर की शिकायत है तो कृपया स्पेसिफिक मेडिकल स्टोर की शिकायत मेरे मोबाइल पर करें, मैसेज करें मुझे, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी, और यमलेश बंजारी जी हैं, ये भी हमारे पत्रकार साथी हैं, ये पूछते हैं कि अगर कोरोना पॉजिटिव कोई व्यक्ति है तो उसे घर पर रहना चाहिए या उसे अस्पताल जाना चाहिए, और यदि कोरोना वायरस एसिम्प्टोमेटिक है तो ये कितना प्राणघातक हो सकता है, और घर में किसी एक व्यक्ति को यदि कोरोना हो तो फिर उसे क्या करना चाहिए? वैसे तो ये चिकित्सकीय परामर्श का हिस्सा है जो बंजारी जी ने पूछा है, लेकिन बस मैं इतना बताना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी से अनुरोध किया है, माननीय मंत्री जी भी अनुरोध करते हैं और मैं भी हाथ जोड़कर सबसे निवेदन यही करता हूं कि किसी भी चीज को अन्यथा ना लें। ये समय थोड़ा सा कठिन है, तो जैसे ही आपको सर्दी खांसी के लक्षण होते हैं तो आप मान के चलिए कि ये पॉजिटिव है, आपका आरएटी का रिपोर्ट का इंतजार ना करें, आरटीपीसीआर का रिपोर्ट का इंतजार ना करें। कृपया तुरंत जैसे ही आपको जराठी लक्षण प्रतीत होते हैं बगैर छिपाए आप अपने आप को आइसोलेट करें। और यदि आपके घर में यदि व्यवस्था है, आपको लगता है कि घर में हम लोग एक सिंगल कमरा है जिसमें कि हम लोग रह सकते हैं और अपने घर वालों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, वहां पे जाकर के अपने आप को आइसोलेट करना है, अपना सेपरेट टॉयलेट यूज करें, अपने कपड़े इत्यादि के लिए घर वालों से, विशेष रूप से बुजुर्गों तो किसी से भी ना मिलें। और यदि किसी को ऐसा लगता है कि अब उनके पास व्यवस्था नहीं है तो जो कोविड केयर सेंटर है पटवारी ट्रेनिंग सेंटर में खोला गया है, महावीर इंटरनेशनल संस्था संचालित कर रही है, तो आप कृपया वहां जाकर के आप भर्ती हो जाइए, आपका सारा ध्यान वहां रखा जाएगा। तो जैसे ही आप लोग समाज से अलग हो जाएंगे, लोगों से अलग हो जाएंगे और जितना जल्दी हो जाएंगे, तो हमारा एक प्रिस्क्राइब डोज है जो कि हम लोग दे रहे हैं सभी को, जो पॉजिटिव पेशेंट को दे रहे हैं, वो सर्कुलेट हो रहा है, मीडिया में भी सर्कुलेट होता है, हर जगह सर्कुलेट होता है।
तो यदि आप 1075 पर कॉल करें या जो अपने जो निकटतम आपको जो अधिकारी हैं उनसे संपर्क करें, आपको प्राप्त हो जाएगा। यदि प्राप्त ना भी हो रहा है तो मेरा अनुरोध यह है कि यदि विलंब ना करें, बहुत सस्ती दवाइयां हैं, कोई महंगी दवाइयां नहीं है, आप स्वयं यदि आपको मिलती है तो आप खरीद के उनका सेवन इस्तेमाल कर लीजिए। आप जितना जल्दी इस्तेमाल करेंगे उतना जल्दी हम लोग ठीक हो पाएंगे और उतना ही हम लोग फैलने से बचा पाएंगे। वही एकमात्र तरीका है चैन को तोड़ने का, बाकी लोगों को बचाने का, समाज को बचाने का, वही एकमात्र तरीका है जी। और अब मंत्री जी की तरफ हम रुख करेंगे तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी अव्यवस्था जो आज हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पर एक हमारे दर्शक हैं दीपक गोस्वामी जी, उन्होंने सवाल किया है कि कोविड-19 की पहली जो लहर आई उसकी रफ्तार कम होने के बाद शासन का बैकअप प्लान क्या था, और यदि कोई बैकअप प्लान था तो अब ये जो दूसरी लहर है इसमें इतनी अव्यवस्थाएं क्यों देखने को मिल रही हैं? देखिए, ये तो महामारी है। इस महामारी में किसी ने अंदाजा भी नहीं लगाया था कि इस प्रकार से घटनाएं होगी, इस प्रकार से व्यवस्थाएं होगी। लेकिन फिर भी पहला जो दौर आया था उस दौर में अंदाजा नहीं लगा पाए थे कि आने वाले समय में क्या होगा। लेकिन हमारा पहला दौर था, हमने पहला दौर पूरी तैयारी के साथ में थे। दूसरा दौर अचानक से आया, लेकिन हमारी तैयारी दूसरे दौर में भी थी, लेकिन इतना हो जाएगा ऐसा आभास किसी को नहीं था, आपको भी नहीं था। आप भी सब जानते हैं कि पिछले बार अगर संक्रमित हुआ एक व्यक्ति होता था, उसके परिवार में दूसरा कोई नहीं हो पाया, क्योंकि उस समय का संक्रमण जिस प्रकार से हमारे को देखने, लेकिन इस बार का जो संक्रमण हमारे ध्यान में आया, हम सब लोग देख रहे हैं कि एक परिवार में अगर संक्रमित हुआ तो उसका पूरा का पूरा परिवार भी संक्रमित हुआ है। ये कहना उनका ठीक है कि उसकी तैयारी क्या है, लेकिन हमने सारी की सारी तैयारी किया। देखिए, आज 12 अप्रैल के पहले जो पूरे मध्य प्रदेश की हम ऑक्सीजन की बात करें तो कितना ऑक्सीजन लगता था, और आज की हम बात करें तो कितना ऑक्सीजन आप दूरभाष में देखते हैं, टीवी चैनलों में देख रहे हैं। आपके माध्यम से हम लोगों को पूरे प्रदेश की जानकारी मिलती है और हम बताने की कोशिश भी करते हैं कि अचानक से प्रभाव बढ़ा है, लेकिन निश्चित रूप से हम विश्वास दिलाते हैं कि इस चुनौती को भी स्वीकार करते हुए सारा का सारा व्यवस्था हमने बालाघाट जिले में बनाने की कोशिश कर रहे हैं और आने वाले समय में बहुत अच्छा और करके देंगे। मौत के आंकड़े हैं, ये थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, और यहाँ पर एक बड़ा प्रश्न जो गुजरे 15 दिनों से बना हुआ है, क्योंकि मौत के जो आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं और माननीय कलेक्टर महोदय से बार बार ये प्रश्न किया जाता रहा है कि प्रशासन मौत के आंकड़े क्यों छुपा रहा है। मतलब ऐसा कौन सा आपका गाइडलाइन होता है कि आप तय करें कि ये हमारे यहाँ मृत्यु हुआ व्यक्ति है, ये हमारे खाते में दर्ज होगा, क्योंकि यहाँ का कोई व्यक्ति इंडिया में जाकर के एक्सपायर होता है, उसकी मृत्यु होती है, वो भी उसकी मृत्यु स्वीकार नहीं करते, यहाँ का प्रशासन भी उसे स्वीकार नहीं करता, तो ऐसे तो फिर ये आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं लेकिन रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। देखिए, मृत्यु को स्वीकार करना या ना करना किसी के हाथ में नहीं, ये तो मृत्यु तो हो गई है तो वो तो रिकॉर्ड में आएगी ही। महत्व बिंदु सिर्फ इतना सा है कि हम लोगों का एक प्रोटोकॉल है जिसमें कि डेथ ऑडिट करना होता है कि कितने व्यक्ति के मृत्यु कारण क्या था, उसके बाद ही हम लोग उसे डिक्लेयर करने में कोई समस्या नहीं है। हमने ये कारण क्या था, मृत्यु कारण स्थापित करने के बाद ही उसे दर्शित करते हैं, यही कारण है, चूंकि और उसके बाद ही बताया जाता है। यहाँ पर पूछना चाहेंगे, चूंकि आप भाजपा के बहुत ही सक्रिय सदस्य हैं और मंत्री पद को सुशोभित कर रहे हैं, आपकी ही पार्टी से सांसद भी हैं, विधायक भी हैं, लेकिन इस संकट के दौर में आम जनता उनसे चाहती थी कि वो संबल बढ़ाएं आम जनता का, लेकिन ये दोनों ही नदारद हैं। तो ये क्या आप कारण मानते हैं कि क्यों उन्होंने इस तरह बेसहारा छोड़ दिया? देखिए, आप सब लोगों को भी जानकारी में है, सब लोग अपने अपने स्तर से अपने तरीके से काम कर रहे हैं। हमारे सांसद जी भी सिवनी में लगे हुए हैं, बालाघाट में भी चर्चाएं, जितनी चर्चाएं हो सकती है वो चर्चा कर रहे हैं, उनके माध्यम से जो कुछ हो सकता है वो कर रहे हैं। ये बीमारी जो ऐसी है जो लोग डरते हैं निकलने के लिए, और निश्चित रूप से अपनी सुरक्षा के, मैं तो पूरे सभी विधायक, चाहे वो कांग्रेस का विधायक हो चाहे भाजपा का विधायक हो, सभी लोगों को मैंने अनुरोध भी किया है, आग्रह भी किया है कि अपने अपने क्षेत्र में जितना हो सकता है मोबाइल के माध्यम से जो व्यवस्था हो सकती है, कुछ विधायकों ने अपने निधि भी दिए, मैंने भी खुद अपने निधि दिया कि उस माध्यम से हम कुछ कर सकते हैं। तो ये कहना थोड़ा ठीक नहीं है कि कोई विधायक है या सांसद के सामने आ नहीं रहा है, सारे के सारे लोग लगे हुए हैं और निश्चित रूप से सब लोग काम कर रहे हैं। कलेक्टर महोदय से जानना चाहेंगे, विवेक जुझार जी हैं, इन्होंने अपना प्रश्न भेजा है व्हाट्सएप के माध्यम से। ये लिखते हैं कि बालाघाट जिले में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कितनी यूनिट आई हैं और
कितनी किसको लगी है और कितनी बची है, उसकी उपलब्धता की डिटेल कलेक्टर ऑफिस में रोजाना सुबह सार्वजनिक करनी चाहिए। ये आप जब भी चाहें आप देख सकते हैं, ये रिकॉर्ड बना हुआ है। हम लोग प्रयास बस ये करते हैं कि जिसको पहले 2 डोजेज लग गए उनको बाकी 6 डोजेज लग जाएं, बाकी 4 डोजेज लग जाए, मतलब उसका पूरा जो उसका प्रोटोकॉल है पूरा हो जाए। कई बार ये स्थिति ना बने कि किसी को 2 लग गया फिर अगले को 2 लग गया और वो सारे के सारे लोगों से वंचित रह जाएं। तो व्यवस्था ऐसी बनाई गई है कि इसमें सभी लोगों को डोजेज मिल रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि शॉर्टेज डोजेज का है, लेकिन जो भी आता है वो ट्रांसपेरेंट तरीके से और रेशनली उसको इस्तेमाल किया जाता है, डॉक्टर की सलाह पर ही इस्तेमाल किया जाता है। उसमें सीधे से प्रायोरिटी होती है कि कौन ज़्यादा गंभीर है, जिसको पहले देना है उसको दिया जाता है। लेकिन शर्त ये होती है कि जो पहले से जो उसमें आ चुका है, जिनको मतलब पहले से जो 2 लग चुके हैं, उनका बाकी का डोज उनका पूरा किया जाए। और मंत्री जी से अब प्रश्न है, चूंकि आप आदिवासी क्षेत्र से भी जुड़े हुए हैं, तो ऐसे में जो हमारे शिक्षक हैं, दर्शक हैं, हिम्मत लिल्हारे जी, इनका प्रश्न है कि वैक्सीन सेंटर की दूरी ज्यादा होने के कारण जंगल गांव के आदिवासी बैगा लोग वैक्सीन नहीं लगवा पा रहे हैं। क्यों ना एक स्वास्थ्य विभाग की टीम गठित की जाए जो वहां पर जाकर उन तक पहुंचकर वैक्सीनेशन करवाए। देखिए हमारी टीम गठित है और जो हमारा सेंटर है जहाँ पर हम लोग वैक्सीनेशन करवा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति हम एक उपस्वास्थ्य केंद्र और हमारी टीम बनी हुई है और ग्रामीण क्षेत्र में भी, हमारे आदिवासी क्षेत्र में भी हमारी टीम लगी हुई है और वो वैक्सीनेशन कर रहे हैं। मतलब एक टीम गठित हो चुकी है? हाँ, टीम गठित दूर इलाकों में हाँ है वैक्सीनेशन। हाँ जी, संतोष शुक्ला जी प्रश्न कर रहे हैं, कलेक्टर महोदय से इसका जवाब मैं चाहूंगी। ये कहते हैं कि क्या बालाघाट में सभी को कोविड का उपचार मिल रहा है, और अगर ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत हो किसी मरीज को तो कब तक मिल पाता है? देखिए 2 बातें हैं। एक तो सभी को इलाज मिल पा रहा है, तो ये मानिए कि आप जो व्यक्ति अब जिला अस्पताल में आएगा या प्राइवेट हॉस्पिटल में आएगा तो उसको इलाज दिया जाता है। कुछ प्राइवेट संस्थाएं भी हमारे यहाँ इलाज कर रही हैं और लोग भी इलाज कर रहे हैं, और जिनको आवश्यकता है उनको अस्पताल में आना है, जो आवश्यकता नहीं उनको होम आइसोलेशन में रखा जाता है। होम आइसोलेशन में जब व्यक्ति रहता है तो उस समय होता यह है कि एक तो उसको मेडिसिन किट उपलब्ध करवाई जाती है, जो कि मैंने अनुरोध किया है कि मेडिसिन किट बिल्कुल भी विलंब ना करें, आपको शासन से मिलेगी। यदि ना भी मिल पाए तो ये स्वास्थ्य आपका है, तो कृपया बिना देर किए आप लोग उसका सेवन प्रारंभ कर दें। तो वो भी एक ऑपरेशन है, वो इलाज का ही हिस्सा है। दूसरा, हमारा डिस्ट्रिक्ट कोविड कमांड सेंटर से प्रतिदिन फोन लोगों को किए जाते हैं, लोगों से चर्चा की जाती है, और यदि उनको कोई बीमारी बढ़ रही है, कुछ भी होता है, तो उनके संबंध में सलाह दी जाती है। कुछ दिनों पहले मैं हमारी IMA से चर्चा हुई है, तो IMA के जो वरिष्ठ चिकित्सक हैं वो भी लगातार चर्चा कर रहे हैं, माननीय मंत्री जी भी कई बार चर्चा करते हैं सभी मतलब कुछ पेशेंट से, क्योंकि सभी से किया जाना संभव नहीं है, लेकिन हर किसी को अटेंड करने का प्रयास उसमें किया जाता है। बात ऑक्सीजन सिलेंडर की है, तो ऑक्सीजन सिलेंडर उन्हीं की है जिनको आवश्यकता है। कोविड का इलाज ऑक्सीजन नहीं है, कोविड का इलाज सिर्फ जल्दी इंटरवेंशन है। जितना जल्दी आप लोग कर लेंगे तो हमको ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि लोग पहले घर पर इंतजार करते हैं, उसके बाद आते हैं। तो मेरा अनुरोध आपसे सिर्फ इतना है, मैं निवेदन आपसे बस यही करना चाहूँगा सभी से कि आप लोग जल्दी इलाज शुरू करें, तो हमें ऑक्सीजन की मात्रा अपने आप ही, हमारी ऑक्सीजन की खपत है अपने आप ही कम हो जाएगी। जी, और संदीप आसवाले नर्मदा नगर बालाघाट के हमारे दर्शक हैं, ये सवाल पूछते हैं, इनके सवाल में इनकी एक मांग भी छुपी हुई है। ये कहते हैं कि घर में पेशेंट को अचानक ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में अगर पेशेंट के लिए घर पहुंच सेवा हो सके तो ऑक्सीजन पहुंचाने की, अगर ऐसा संभव नहीं हो पा रहा हो तो एक ऐसा केंद्र बनाया जाए जहां तुरंत ऑक्सीजन दी जा सके। इस सलाह पर क्या विचार किया जा सकता है? इसके लिए एक अलग केंद्र होना चाहिए। ये सलाह बहुत अच्छी है, लेकिन अभी संसाधनों की कमी है। जब संसाधन पूर्ण हो जाएंगे, जब चीज़ें नियंत्रण में आएंगी, तब बिल्कुल ऐसी व्यवस्था की जाएगी। और अब मंत्री महोदय से मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि 2 दिन पहले ही प्रदीप जायसवाल जी की नाराजगी सार्वजनिक रूप से हमें देखने को मिली, और उनका कहना था कि सारा ध्यान जो है वो बालाघाट प्रॉपर में दिया जा रहा है। इस वैनगंगा नदी के पुल के उस तरफ, चाहे खैरलांजी हो, कटंगी हो, वारासिवनी हो, यहाँ पर कोविड नियंत्रण के लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं की जा रही है। तो ऐसे एक हमारे प्रतिनिधि है विशाल रोहले, इन्होंने प्रश्न किया है कि अभी तक वारासिवनी में कोई कोविड सेंटर प्रारंभ क्यों नहीं किया गया है? कलेक्टर महोदय भी 2 बार निरीक्षण कर चुके हैं, वारासिवनी से भेदभाव क्यों किया जा रहा है? देखिए, किसी से कोई भेदभाव नहीं है,
सभी हमारी जनता है, सबके लिए हमारी चिंता है। और सबसे पहले हमने जिला चिकित्सालय के, जैसा उन्होंने कहा कि जिला चिकित्सालय बालाघाट में व्यवस्था, तो सारा का सारा जिले के लोग जो हैं वो सबसे पहले कहाँ पर आते हैं? बालाघाट में। हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि सारा ध्यान जो जिला चिकित्सालय की व्यवस्था में लगी हुई थी, हमने जिला चिकित्सालय को पहले ठीक किया और अब जिला चिकित्सालय को ठीक करके धीरे से हमने लांजी में किया, धीरे से हमने बैगर में किया, धीरे से हमने परसवाड़ा में किया। हमारे को ऑक्सीजन की आवश्यकता जो पड़ती है, हमारी सारी मेडिसिन की आवश्यकता पड़ती है, वो सारी व्यवस्था करते करते हमने, कलेक्टर साहब परसों गए थे, कल गए थे वाराणसी, 1-2 दिन में वाराणसी की भी व्यवस्था हो जाएगी। कोविड सेंटर वाराणसी का भी हम वहां पे प्रारंभ कर देंगे। लेकिन सारी व्यवस्था करने के बाद हम कोविड सेंटर चालू कर देंगे और हमारे पास में पता चल रहा है वहां पर सिलेंडर की व्यवस्था नहीं है। लोग आएंगे, एडमिट होंगे, फिर बोलेंगे कि यहाँ पे व्यवस्था, प्रशासन ने कोई व्यवस्था नहीं किया। हम चिकित्सकों की व्यवस्था, क्योंकि जो हमारे पास में अमले हैं, उसके अलावा भी हमने HR, हमने BHMS से हमने आग्रह किया कि आप आइए, वो लोग भी आ रहे हैं। हम और भी नर्सिंग वालों से भी कह रहे हैं कि वो भी आइए, हम सारी की सारी सुविधाएं देंगे। लेकिन वो सारी व्यवस्था बनाने के बाद हम अगर प्रारंभ करेंगे तो वहां पर जो लोग आएंगे उनको किसी प्रकार से कोई परेशानी और कोई कठिनाई नहीं होगी। अन्यथा आपके पास में लोग आएंगे, फिर आप भी इस चैनल के माध्यम से कहोगे कि पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने के बाद इस प्रकार से लोगों को मरने के लिए वहां पर कोई सेंटर खोल दिए, इस प्रकार से चर्चाएं होगी। इसलिए सारी गंभीरता को देखते हुए सारा प्रशासनिक व्यवस्था, पूरी व्यवस्था के साथ में शासन प्रशासन वहां पर कोविड सेंटर चलाएगा और सारी सुविधाओं के साथ में। देखिए, कुछ एक डॉक्टर्स पर ये दारोमदार आज टिका हुआ है, गिनती के नाम है जिन्हें हम अपनी उंगलियों पर गिन सकते हैं, जो वाकई में 24 घंटे सेवाएं दे रहे हैं। लेकिन कुछ डॉक्टर्स ऐसे हैं जो ऐसे कठिन समय में मरीजों का साथ छोड़ रहे हैं। प्राइवेट OPD की भी हम बात करें तो वहां पर पेशेंट, नॉर्मल पेशेंट भी है, उसका इलाज नहीं करा जा रहा है उनके द्वारा। तो ऐसे में ऐसे डॉक्टर्स पर आप क्या कार्यवाही करेंगे? देखिए, अभी तो हमने सबसे पहले हमारी चिंता है कि हमारे जो संक्रमित है उनकी चिंता हो जाए, जो हमारे जिले के लोग हैं उनको स्वास्थ्य सुविधा अच्छे से हो जाए। हमने तो प्राइवेट डॉक्टर से भी आग्रह किया, हमने उनसे मीटिंग भी किया। अब प्राइवेट डॉक्टर के साथ साथ हमारे जो जिला चिकित्सालय में भी सीनियर डॉक्टर हैं उनसे भी हमने कहा कि हमारी अपनी जो आज के समय हमारे जो काम है वो मानवता का सेवा करने का काम है, आप इस समय ईमानदारी और निष्ठा के साथ में काम करिए। बहुत सारे हमारे प्राइवेट सेक्टर के डॉक्टर भी अब वीडियो कॉलिंग से बात भी कर रहे हैं, लोगों के जो होम आइसोलेट हैं उनसे भी बात कर रहे हैं और धीरे धीरे हम सब लोगों से चर्चा कर रहे हैं कि वो सब लोग आए। इस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य से यदि भागेगा तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ में कार्रवाई भी हो रही है। अगर आपके ध्यान में होगा तो आज से 3-4 दिन पहले एक स्टाफ नर्स जिन्होंने अपने कर्तव्य से बाहर गई तो हमने उसको टर्मिनेट किया। तो 4-5 हमारे आयुष विभाग के जो BMS BHMS थे, हमने उसके खिलाफ में भी कार्रवाई किया है। तो इस प्रकार से जो अगर बहुत ही ज्यादा हम तो मानवता के नाते, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते के साथ साथ इस बालाघाट जिले के नागरिक होने के साथ साथ हमने उनसे आग्रह किया कि आज हम सब लोगों को एकजुट होकर सेवा करना। देखिए, मैं क्या कर सकता हूँ, कलेक्टर साहब क्या कर सकते हैं, हमारे बाकी लोग क्या कर सकते हैं, जो व्यवस्थाएं आप जो दे सकते हैं। यदि आप आज चैनल के माध्यम से आप एक रिपोर्ट दे सकते हो जनता को, मैं जनप्रतिनिधि होने के नाते सारी व्यवस्था दे सकता हूँ। लेकिन डॉक्टरों का काम है उनका इलाज करना, वही कर सकते हैं, वही परामर्श दे सकते हैं। रेमडेसिविर इंजेक्शन किसको लगेगा, वही परामर्श दे सकते हैं। कौन सी दवाई कब लेनी है, वही परामर्श दे सकते हैं। तो ये व्यवस्थाएं अगर गड़बड़ाने की कोशिश जो उन्होंने किया उनके खिलाफ में कार्रवाई की है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं फिर आग्रह करता हूं सभी हमारे, चाहे MBBS डॉक्टर हो, चाहे BMS के BHMS के डॉक्टर हो, BMS डॉक्टर हो, जो भी स्वास्थ्य सुविधा के क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं वो सामने आए और इस विपरीत परिस्थिति में अपनी सेवा दे, मानवता का परिचय दे। जी, और उमेश बिसेन परसवाड़ा से हमारे दर्शक हैं, इन्होंने प्रश्न किया है, कोविड-19 संक्रमण से बचने के लिए इसके पहले 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को टीका लगाया गया। टीका लगाने से बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई, ऐसी चर्चाएं हो रही हैं। क्या ये टीका साइड इफेक्ट देता है, क्या मृत्यु हो सकती है टीका लगाने के बाद? ये अभी तक देश में लगभग रोजाना 30 लाख लोगों को टीका लगता है और ऐसे कहीं भी कोई भी केसेस नहीं आए हैं। बालाघाट जिले में एक भी ऐसा प्रकरण नहीं जिसमें कि ऐसी कोई स्थिति निर्मित हुई हो, पूरे देश में नहीं है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का टीकाकरण हो चुका है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का टीकाकरण हो चुका है,
और माननीय सभी वरिष्ठ नेतागण हमारे जितने हैं उन सभी ने टीका लगवा लिया। माननीय मंत्री जी ने भी 1 डोज लगवा लिया है। किसी को कोई समस्या नहीं है। हम लोगों ने सभी ने प्रशासनिक अमले ने लगा लिया। तो विश्वास रखें और जितने लोगों का इन भ्रांतियों में ना जाएं, जितने लोगों ने लगाया उनसे जाके मिलिए, उनसे पूछिए। एक थोड़ा सा कई बार टीका लगाने से एक बार थोड़ा सा बुखार आता है या बॉडी पेन होता है, क्योंकि अपना बॉडी रिएक्ट करता है। ये बच्चों में भी जब टीकाकरण होता है तो बच्चों में भी आप लोगों ने देखा होगा, बच्चे छोटे बच्चों में जब टीका लगता है तो उनको भी एक दिन के लिए बुखार आता है और वो बड़ी आम बात है। बस ये होता है और ज़्यादातर लोगों को तो बुखार भी नहीं आता है। तो इसमें घबराने डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि टीकाकरण ही अभी बचाव है, वो लगाना ही पड़ेगा। और जितना संभव हो सके, जितना जल्दी हो सके, आप कृपया अपना टीकाकरण लगभग करवाइए और बाहर आइए। भ्रांतियों से बिल्कुल दूर रहिए। टीका पूरी तरह सुरक्षित है। काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद ही इस टीके को सरकार ने लॉन्च किया है। जी, और लोकेश्वर राहंगडाले नगरवाड़ा से हैं। ये प्रश्न करते हैं कि कोविड सेंटर से डिस्चार्ज होकर होम क्वारंटाइन में रहने वाले पेशेंट को इंजेक्शन लगाने या उनके बारे में सरकार या प्रशासन क्या कार्य कर रहा है? मतलब जो होम क्वारंटाइन है उनके लिए किस तरह से? देखिए, एक तो ये समझिए आप कि एक बार आपके ठीक होने के बाद आपको किसी भी प्रकार के वैक्सीनेशन की या दवाई की बिल्कुल आवश्यकता नहीं, किसी प्रकार के इंजेक्शन की आवश्यकता नहीं है। आपको सिंपल आराम करना है और अपने बॉडी को रिकवर करना है, अच्छी डाइट लेना है और तनाव मुक्त रहना है। बस यही चीज़ें हैं जिनसे कि आप रिकवर हो पाएंगे। अभी हम लोगों ने ये भी माननीय मंत्री जी ने निर्देशित किया है कि ये हम लोग एक प्रयास कर रहे हैं कि जो कोविड से ठीक होकर के लोग आए हैं उन लोगों को भी हम लोग इंक्लूड करेंगे, जो कि वो बाकी अन्य लोगों से बात करेंगे और उनका मनोबल बढ़ाएंगे। पूर्व पार्षद मनीष वर्मा जी हैं, ये अपना प्रश्न करते हैं कि बालाघाट जिले में जितनी भी माइंस हैं, क्या ऑक्सीजन के लिए उनकी सेवाएं ली जा सकती हैं? देखिए, जितने भी माइंस हैं जो सेवाएं दे सकते हैं, जिनके पास में सिलेंडर, खाली सिलेंडर थे, वो सारे के सारे हमारे को मदद कर रहे हैं। किसी प्रकार से ऐसा नहीं है कि कोई मदद नहीं कर रहा है। सारा समाज भी सामने आकर मदद करने का काम कर रहा है। तो इस प्रकार से जो माइंस है उनके पास में जितने सिलेंडर खाली पड़े थे हमने उनको लिया है, वो दिए हैं। जैसा कि आपके पार्टी के सुरजीत सिंह ठाकुर जी हैं भाजपा के, और इन्होंने बड़ी गुजारिश की है मुख्यमंत्री महोदय से, प्रधानमंत्री महोदय से, स्पष्ट शब्दों में कहा है सोशल साइट पे कि हमारे जिले के हालात बहुत खराब हैं, कृपया कुछ कीजिए। तो इस तरह के जो विरोध के स्वर अब मुखर हो रहे हैं, आम जनता की ये जो एक तकलीफ है, एक वेदना है, इसे आप किस तरह से सुलझाने का काम करेंगे? देखिए, वो उनका खुद का विचार है और उनके मन में जो विचार आया उन्होंने अभिव्यक्त किया है। पर आप सबके सामने बालाघाट जिला नहीं है, पूरे विश्व की बात हम करें, विश्व की स्थिति कैसी है आपके सामने है। हम बालाघाट जिले को कितना अच्छा स्वास्थ्य सुविधा दे सकते हैं उसमें हमारा दिमाग लगा हुआ है, हम उसमें काम कर रहे हैं। हम प्रयास करते हैं कि कौन से डॉक्टर प्राइवेट सेक्टर का डॉक्टर आके भी हमारे उस आइसोलेट व्यक्ति से अपना सहयोग करें, उनसे बात करें, उनके मनोबल को बढ़ाएं। इस प्रकार की व्यवस्था में हम सारा लगे हुए हैं। एक साहब ने बताया कि हम लोग तो एक वेबिनार भी करने वाले हैं। जो व्यक्ति कोरोना से जंग जीतकर निकल चुका है और जो कोरोना पॉजिटिव केसेस है, जो संक्रमित है, उसके हौसले को कैसे बढ़ाएंगे। हमने अलग अलग डॉक्टरों से भी बात किया है, हम अलग अलग समाज सेवी संस्था से भी बात कर रहे हैं, अलग अलग धर्मगुरुओं से भी बात कर रहे हैं। और चूंकि मैं खुद भी रोज 10 पॉजिटिव केस से बात करता हूं, जो अनेक पूरे जिले में हैं, उनसे 10 लोगों से मैं बात करता हूं, उनसे पूछता हूं कि जिला प्रशासन ने आपसे चर्चा किया। हमारा सेंटर है यहाँ पे, कॉल सेंटर, वहां से पूरे जिले के जितने भी पॉजिटिव केसेस हैं, होम आइसोलेट है, उन सबसे रोज दिन में 2 बार 3 बार बात करते हैं। यदि उनको किसी प्रकार से परेशानी होती है तो वहां पर हमारा 2 चिकित्सक बैठे हुए हैं, वो फिर चिकित्सक वीडियो कॉलिंग से उनसे बात करते हैं और उनको जो परामर्श दे सकते हैं, जो उपाय बता सकते हैं, वो बताते हैं। अगर कोई केसेस ऐसा क्रिटिकल केस होगा तो फिर हम वहां से व्यवस्था करते हैं, उसको जिला चिकित्सालय में लेकर आने की कोशिश करते हैं। यदि उसके उस तहसील का मान लो लांजी का, तो हम फिर लांजी सिविल अस्पताल में जो व्यवस्था है वहां पर हम उसको सुविधा दिलवाते हैं। तो इस प्रकार से मैं खुद भी बात कर रहा हूं। मैं आपको सूची दूंगा, आप भी उन सूचियों से, आप सूची के जो नाम है उनसे आप बात करिए कि शासन के लोग आपको क्रॉस चेक करना चाहिए। मैं क्रॉस चेक करता हूं कि
एक तरफ तो मेरा प्रशासन काम कर रहा है, मैं शासन हूं तो मैं चेक करता हूं कि क्या प्रशासन से कोई त्रुटि तो नहीं हो रही है, अगर त्रुटि होगी तो उसको सुधार कर सकते हैं, इसलिए मैं रोज बात करता हूं। आपने मेरा वीडियो भी देखा होंगे, मैंने सामान्य रूप से हमारे जो डॉक्टर ड्यूटी में काम कर रहे हैं उनसे भी मैं बात करता हूं, तो इस प्रकार से उनका मनोबल बढ़ सके, उनको क्या दे सकते हैं। अभी जब मैं बात किया, आज मैंने 10 लोगों से बात किया, एक से मैंने पूछा कि आपको क्या स्वास्थ्य सुविधा के लिए किसी प्रकार से मेडिसिन देते हैं क्या, तो उन्होंने कहा कि अगर मेडिसिन खत्म हो जाता है और हमारे कॉल सेंटर से जब फोन आता, हमने बताया कि मेडिसिन है, तो 1 घंटे के अंदर आशा कार्यकर्ता हमारे घर मेडिसिन दवाई लेकर आ जाती है। इस प्रकार से सुविधाएं हम बालाघाट जिले के लोगों को दे रहे हैं। और अगर इस तरह की सुविधा वाकई आम जनमानस तक पहुंच पा रही है तो ये एक बेहतर कोशिश हो सकती है। हम आज के दौर में ये भी देख रहे हैं कि जो मजदूर है वो वापस पलायन कर अब अपने अपने गांव की ओर लौट रहा है। ऐसे में माननीय कलेक्टर महोदय से मैं जानना चाहूंगी कि सीमाओं पर किस तरह की मुस्तैदी से तैनाती की गई है, किस तरह से उनकी चेकिंग हो रही है और यहाँ वापस आने के बाद उन मजदूरों को किस तरह काम मिल पाएगा। देखिए, जो पिछले वर्ष का जो एक पलायन था, जो पिछले बार कोरोना की लहर थी, जब इसी यही समय की बात है, पिछले वर्ष जिस गति से लोग आ रहे थे उस गति से लोग नहीं आ रहे हैं, और जो लोग आ रहे हैं उनको प्रयास किया जाता है कि बॉर्डर पर सील किए हुए हैं, तो बॉर्डर पर जब भी आता है तो उसको हम लोग वापस तो नहीं भेजेंगे, उसको हम लोग अंदर बुलाते हैं, उनका बेसिक उनका टेस्ट करते हैं, उसके बाद उनको गाँव में भेजा जाता है और गाँव की समितियाँ जो हैं, गाँव की समितियों को निर्देशित किया जाता है कि उनको क्वारंटीन में रखें, जिससे कि लोगों से ना मिले। 5-7 दिन यदि वो रहते हैं और 5-7 दिन में अस्वस्थ है, कोई लक्षण नहीं आते हैं, तो वो गाँव से मिलजुल सकते हैं और अपना कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। रही बात कार्यों की, तो मनरेगा के कार्य सदैव खुले हुए हैं, लोग जब चाहें मनरेगा में कार्य कर सकते हैं। जी, और हमारी एक दर्शक हैं परिधि जैन, ये लिखते हैं कि आगामी समय में वैवाहिक कार्यक्रम किस तरह संपन्न होंगे, लॉकडाउन के बाद प्रशासन के किस तरह के दिशा निर्देश होंगे। ये इस पर मैं एक बार फिर चर्चा करूंगा, जो शासन के निर्देश होंगे लॉकडाउन के उपरांत, क्योंकि ये निर्देश गृह मंत्रालय से डिसाइड होते हैं, वहाँ से जो निर्देश होंगे उनका पालन जिले में भी किया जाएगा। जी, और अब माननीय मंत्री महोदय से हम जानना चाहेंगे कि बार बार जो अव्यवस्थाओं पर प्रश्न उठ रहे हैं, इस अव्यवस्था को हम व्यवस्था तक कब तक ला पाएंगे। देखिए, अव्यवस्था पर जो सवाल खड़े कर रहे हैं, मैं इस बात को मानता हूं कि वो बोल सकते हैं, लेकिन व्यवस्था को सुधारने में मैं उनसे भी आग्रह करता हूं कि आइए हम सब मिलकर काम करें और काम करके इस कोरोना के महामारी के समय बेहतर से बेहतर लोगों की मदद करें। मैं मानता हूं समय की परिस्थिति ऐसी है कि लोग आरोप लगा सकते हैं, मैं स्वीकार करता हूं आरोप, राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा हूं तो आरोप प्रत्यारोप को दौर से हम गुजरते रहते हैं, लेकिन जिस प्रकार से हम बालाघाट जिले के प्रशासनिक अमला और हमारे सभी समाज सेवी संगठन के माध्यम से जो हो सकता है हम बेहतर से बेहतर कर रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन आपको 1-2 दिन में और अच्छा व्यवस्था, आपको जैसा आप समझना चाहते हैं, जैसा देखना चाहते हैं, वो उससे भी बेहतर व्यवस्था आपको प्राप्त होगी। जी, और माननीय कलेक्टर महोदय की तरफ हम रुख करेंगे। सर, इस वक्त हम एक लॉकडाउन से गुजर रहे हैं, क्या इस लॉकडाउन को आगे भी बढ़ाया जा सकता है, पहला प्रश्न। और इस लॉकडाउन में हमें पुलिस प्रशासन की उतनी सख्ती देखने को नहीं मिल रही, आज भी लोग अनावश्यक घूम रहे हैं, तो ऐसे में प्रशासन का क्या रुख रहेगा। देखिए, मेरा सबसे पहले लॉकडाउन से पहले अनुरोध आप सभी से ये है, आम जनमानस से ये अनुरोध है कि हम लोगों ने प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया, कई लोगों ने शासन को जिम्मेदार ठहराया कई चीज़ों के लिए, लेकिन एक जो सवाल महत्वपूर्ण है वो ये है कि स्वयं के स्वास्थ्य का ध्यान रखना सबसे पहले किसकी जिम्मेदारी है। जब हम इस बात में कि जब हमारे पास सबको जानकारी है, दिन भर टीवी में चलता है, जगह जगह पोस्टर लगे हुए हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार आग्रह करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार आग्रह करते हैं, और हर बार जब ये बात आती है कि हमको मास्क लगा के रखना है, हमको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, तो मेरा प्रश्न बस सभी से ये है कि क्या हम सब लोगों ने वो जो बीच का समय था उस समय में इन सब चीज़ों का पालन किया था। प्रशासन जिम्मेदार है, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन अपने स्वास्थ्य के लिए और अपने परिवार के स्वास्थ्य के लिए हमको एक बार आत्मचिंतन करना होगा।
जो हमारे जो पुलिस पॉइंट पे जो कर्मचारी खड़े हुए हैं, हमारे 83 कर्मचारी कल दिनांक तक पॉजिटिव हो गए थे। मैं इसलिए बता रहा हूं कि वो बेचारे अपना ड्यूटी कर रहे हैं और पॉइंट्स पे खड़े हुए कर रहे हैं, और वो सिर्फ इस बात की ड्यूटी कर रहे हैं कि लोग मास्क लगा लें। लोग मास्क किसके लिए लगा लें? अपनी सुरक्षा के लिए लगा लें। तो शासन प्रशासन को दोष दिया आपने, शासन प्रशासन की कमियां आपने गिनाई, लेकिन मेरा अनुरोध यह है कि कमियों के साथ में हमको एक बार आत्मावलोकन इस बात पे करना होगा। जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो भीड़ जुटाई गई, कई बार शासन प्रशासन के मना करने के बावजूद लोगों ने पट प्रतियोगिता आयोजित की। मान लिया ट्रेडिशन है हम लोगों का, लेकिन समस्याएं थी इस बार। शादी वैवाहिक कार्यक्रमों में जब प्रशासन बोलता है कि भाई 50 लोगों की अनुमति है, 50 लोग जाएंगे, तब भी हमारे 5000 लोग और 2000 लोग और 3000 लोग इकट्ठे होते हैं। तो आत्मावलोकन का एक आवश्यकता आज भी है। आज भी लोग पूछ रहे हैं कि भाई की शादी के लिए कितने लोगों की परमिशन मिलेगी। हम लोग किसी को प्रशासन को रोकने का कोई उद्देश्य नहीं है। शादी में 5000 लोग सम्मिलित हों, जितने लोग चाहें उतने सम्मिलित हों। इससे पहले कभी रोका टोका नहीं जाता था। शादी एक हर्षोल्लास का माहौल होता है, हर कोई चाहता है कि शादी विवाह अच्छे से हो। लेकिन समस्या वही है कि जब ये समय था, जब ये समय रोकने का था, लोगों ने कई बार मना करने के बाद भी ग्रामीण क्षेत्रों में कई सारे आयोजन कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन हुए, ये सारी चीजें भी हुई। ये बात ठीक है कि भाई प्रशासन कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि प्रशासन की नाकामी है, लेकिन अपने स्वास्थ्य के प्रति जिम्मेदारी तो हम सभी की ही है। तो हम सभी को सबसे पहले ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम लोग आगे से इस बात को रोकें। लॉकडाउन का बात है, जैसे आप लोगों ने बोला कि मैडम ने जैसा बताया कि लॉकडाउन का पालन ठीक से नहीं हो रहा है, तो अब मैंने आपको पहले बताया कि 83 लोग हमारे जो पुलिसकर्मी जो पोस्ट पे थे वो पॉजिटिव हो चुके। कारण सिर्फ इतना सा है कि जो लोग निकल के बाहर आते हैं उनमें या तो संदिग्ध मरीज होते हैं या खुद मरीज होता है जो कोई हॉस्पिटल जा रहा होता है। जो हमारे पुलिस वाले उनको पकड़ते हैं, गाड़ी पे जाके जांच उसकी करते हैं, तो पता चलता है कि बेचारा वो है, और उसके साथ में पुलिस वाले भी, हमारे जो ड्यूटी वाले स्टाफ हैं वो भी हमारे पॉजिटिव हो गए। तो ये कहीं ना कहीं जितना जिम्मेदारी प्रशासन की आप लोगों ने बोला है, उतना जिम्मेदारी, उससे कहीं ज्यादा जिम्मेदारी समाज को लेनी ही पड़ेगी, तभी हम लोग इस बीमारी से निकल पाएंगे। सुविधाएं हम लोग जितनी भी जुटा लें, सुविधाएं कभी पर्याप्त नहीं हो सकती हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग सुविधाएं बढ़ाएंगे कैसे इसकी संख्या बढ़ती जाएगी। तो अपना स्वयं का ध्यान रखना, अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारी रखना, और कुछ दिनों के लिए अपने आप को जनता कर्फ्यू में रखना। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसा अनुरोध किया है कि सभी लोग घरों के अंदर रहें, तो कृपया आप अपने घरों के अंदर रहिए। प्रशासन कोशिश करेगा, शक्ति दिखाएगा, सब कुछ करेगा, लेकिन जिम्मेदारी सभी की पहले है कि आप सब लोग, आप स्वयं, आप ये सुनिश्चित कर लें कि मैं बगैर किसी कार्य के अनावश्यक रूप से घर से बाहर नहीं निकलूंगा। तो आप देखिए अपने आप केसेस की संख्या भी कम हो जाएगी, आपकी ऑक्सीजन की संख्या भी, ऑक्सीजन की मात्रा जो हमें रिक्वायरमेंट है वो भी कम हो जाएगी, जो पलंगों के लिए लड़ाई जो हो रही है लोगों में वो भी कम हो जाएगी। ये सारी सुविधाएं तभी पर्याप्त होंगी जब हम लोग सहयोग करेंगे। चर्चा के अंतिम चरण पर मंत्री जी से हम जानना चाहेंगे कि वो आज अपने दर्शकों को हमारे बीटीवी चैनल के माध्यम से क्या संदेश देंगे, किस तरह उन्हें आश्वस्त करेंगे। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने बालाघाट जिले की जनता से सिर्फ इतना ही अपील करना चाहता हूं कि इस चेन को तोड़ना है तो जो हम घर में रहकर ये युद्ध है, और इस युद्ध को हम घर में ही रहकर जीत सकते हैं। तो मैं तो सिर्फ इतना अपील करना चाहता हूं कि बगैर कोई काम से, यदि बहुत जरूरी काम है तो ही घर से बाहर निकले, और अकेले निकले, मास्क लगा के सैनिटाइजर का उपयोग करते हुए वो बाहर निकले। मैं एक छोटा सा आपके चैनल के माध्यम से, कल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने एक अभिनव योजना प्रारंभ किया है, योग से निरोग। योग हमारी पुरानी पद्धति है, आयुर्वेद हमारी पुरानी पद्धति है, हमारी पुरानी पेथी है, और आज कहीं ना कहीं हम उस विश्वास पे खड़े। पिछली बार जब इस कोरोना का कहर आया था, तब हमारी जो पुरानी पेथी है, हमारे आयुष विभाग ने त्रकटुचूर्ण, आरोग्य का सायम, हमारे होमपेथ का एल्बम, इस प्रकार से हमारे संस्वती, इस प्रकार के सारी सुविधाएं हमने उपलब्ध कराया था, और फिर से हम व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन ये जो सेकेंड समय का जो महामारी आया है, उसमें कहीं ना कहीं लोगों के कहीं ना कहीं मन टूटा हुआ है।
लोग कहीं ना कहीं उनका आत्मबल टूटा हुआ है। तो आत्मबल किससे बढ़ेगा? योग से, प्राणायाम से। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने हमारे इस प्रदेश के जनता का मनोबल बढ़ सके, आत्मविश्वास बढ़ सके और योग के माध्यम से इस कोरोना को हम कैसे हरा सकते हैं, उसके लिए हमारे अनेक संस्था के हमारे रविशंकर महाराज जी, हमारे बाबा रामदेव जी, पतंजलि पीठ, ये सारे के सारे संस्था भी जुड़े हुए हैं। और आयुष विभाग के हमारे आयुष विभाग के अधिकारी, हमारे शिक्षा के जो योगा टीचर हैं, ये सब मिलकर इस समय में हमारे लोगों के जो पॉजिटिव केसेस हैं, लगभग 72% केस आज घर में पॉजिटिव हैं और वो होम आइसोलेट होकर वहीं पर डॉक्टर के सलाह से अपना इलाज करा रहे हैं। तो अब योग भी हम घर तक के पहुंचाएंगे, हम मेडिसिन घर तक के पहुंचा रहे हैं, हम प्रकृति के आयुष विभाग का काढ़ा भी घर तक के पहुंचा रहे हैं। ये सारी सुविधाएं हम मेडिसिन के रूप में पहुंचा रहे हैं। अब शारीरिक रूप से आपका मनोबल बढ़ाने के लिए भी हम योग से कैसे निरोग हो, हम वीडियो कॉलिंग के माध्यम से ये पद्धति सिखाएंगे और जब हमारा जो पॉजिटिव केसेस हमारे जो घर में है उनका मनोबल बढ़ेगा और निश्चित रूप से वो जल्दी स्वस्थ होगा। ऐसे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कल योग से निरोग योजना प्रारंभ किया है। मैं सभी जनता जनार्दन से अपील करता हूं कि इस योजना का भी लाभ लें। जो घर में आइसोलेट है वो जो इनसे कांटेक्ट करेंगे, हमारे जो टीचर हैं वो कांटेक्ट करेंगे और वीडियो कॉलिंग के माध्यम से वो इस योजना से जुड़ेंगे, तो आप जरूर उनसे जुड़िए। और मैं आपके माध्यम से आपसे भी अपील करता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से भी आपके जो इतने कस्टमर हैं बालाघाट जिले में, आप कम से कम सुबह 7 बजे से लेकर 8 बजे तक के 1 घंटे का आपका भी चैनल योग और हमारा ये जो प्राणायाम है ये पद्धति भी बालाघाट जिले की जनता को दिखाएंगे आपके चैनल। तो मैं ऐसे अपील करता, आपसे भी अपील करता और प्रदेश हमारे जिले के सभी समाज के बंधुओं से, सभी हमारे धर्मगुरुओं से, सभी स्वयंसेवी संगठन से और सभी हमारे प्राइवेट चिकित्सक, हमारे चिकित्सकों से मैं अपील करता हूं कि हम सब लोग इस कोरोना के महामारी में सामने आकर जनता की सेवा करने में अपना योगदान दें। ऐसे मैं सबसे अपील करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष परिचर्चा का विषय था कोरोना संक्रमण का वर्तमान दौर और शासन प्रशासन की भूमिका। स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया था राज्य मंत्री आयुष मध्य प्रदेश शासन रामकिशोर कावरे जी और हमारे साथ थे कलेक्टर बालाघाट दीपक आर्य जी। आप दोनों हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत धन्यवाद। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला समय स्वस्थ बालाघाट, स्वस्थ मध्य प्रदेश और स्वस्थ भारत से परिपूर्ण होगा। परिचर्चा से दीजिए अनुमति। नमस्कार।